गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक पावर इन एन एसी सर्किट है। एलसीआर सर्किट और इन सभी के कॉम्बिनेशन, रेजोनेंस कंडीशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं और हमारे चैप्टर से पावर फैक्टर और वाटलेस करंट दोनों हटा दिए गए। बट पावर तो हमने पढ़ना ही। पावर इन एन एसी सर्किट, आप कोई भी एसी सर्किट लगाते हो, कोई भी एप्लियंस या यहाँ पर कोई भी आप कॉम्बिनेशन अटैच कर देते हो और यहाँ आप एसी सप्लाई लगाते हो। ठीक है, आप क्या कहते हो, एसी सप्लाई का जो आपने ईएमएफ दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया आपने, क्लियर है। यहां से जो करंट पास होता है वो क्या होता है भाई, आई। अब आई करंट पास होगा। अब आई का फेज हम देखेंगे कि हमने इस सर्किट में क्या कनेक्ट किया है। रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो आई का फेज होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम इंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगर हम कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि हमें पता कैपेसिटर में करंट पाई बाई टू एंगल लीड देता है। अगर हम एलसीआर सर्किट तीनों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसमें लिखते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस पाई, या प्लस पाई या माइनस पाई, दोनों कंडीशन होती है। अगर प्योर कैपेसिटिव है तो माइनस पाई, अगर प्योर इंडक्टिव है तो प्लस पाई। तो ये सब कंडीशंस जो हम पढ़ रहे हैं एलसीआर के अंदर, एलआर सर्किट के अंदर, तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं, लेट आई बी करंट ऑफ फेज डिफरेंस फाई, देन आई इज इक्वल टू क्या कह देंगे भाई, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। फेज डिफरेंस फाई तब होगा जब ईएमएफ के फेज में से करंट का फेज माइनस किया जाएगा, तो प्लस फाई तभी आएगा। समझ आ गया। ये आपके पास किसकी वैल्यू हो गई भाई, करंट की वैल्यू हो गई। अब आपसे पावर की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है भाई, पावर। हमें पता है हम क्या लिखेंगे बेटा, वी नो P इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ई आई, ईएमएफ मल्टीप्लाई बाई करंट या पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई करंट, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। P इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी एंड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। अब आपने क्या देखा, यहां हमने क्या निकाली है भाई, पावर निकाल दी है, कंप्लीट आ रहा है। चलो हमने क्या निकाल दी है भाई, यहां से पावर फाइंड आउट कर दी है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें। इसको हम किसी फेज में लाना चाहते हैं, हम क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ आ गया। P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, और यहां देखिए बेटा ये फॉर्मूला 2 साइन है साइन बी, मैं आपको बता रहा हूं एक फॉर्मूला लिखना है, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी। तो मैं आपको बता देता हूं ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है जो आप सभी जानते हैं, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी माइनस ऑफ कोस ए प्लस बी। ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है। एक मिनट भाई, ओके 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 ओके, देखिए 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस ऑफ कोस ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन ए साइन बी। हमारे पास साइन ए तो ओमेगा टी है और बी क्या है हमारे पास, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो देखिए यहां फॉर्मूला लगाते हैं, कोस ए माइनस बी ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, क्या हो गया, कोस फाइव प्लस सॉरी माइनस, आगे क्या है, कोस ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस 2 ओमेगा टी माइनस, यहां तक ठीक है भाई। कोस 5 माइनस ऑफ कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5। अब मैं आपको एक बात बताता हूं भाई, हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू, ये एवरेज निकाल रहे हैं, P एवरेज निकाली जा रही है, तो हमने क्या कह दिया भाई,
ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई कोस फाइव माइनस ऑफ ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे कोस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस 5। हमारे पास ये एवरेज वैल्यू आ रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, सेकंड टर्म, जो सेकंड टर्म है इसमें कोस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस 5 की एवरेज वैल्यू निकालते हैं, हम क्या कहेंगे, इट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ये, और टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, देन वी फाइंड एवरेज वैल्यू 0 to t and get it is equal to 0। जब हम, आपने पहले भी इंटीग्रेशन किया है, 0 से t इंटीग्रेशन करोगे, इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा वैल्यू पुट करोगे, तो यहां टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप 0 से t इंटीग्रेशन करोगे और अपर लिमिट पॉइंट लोअर लिमिट पॉइंट पुट करोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। मतलब हमारे पास क्या बचा, देन मैं आपको यहां बताता हूं बेटा, पी एवरेज इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ई नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कोस 5। देखिए बेटा, पी एवरेज इज इक्वल टू, इसको क्या कह देते हैं, ई आर एम एस, इसको क्या बोल देते हैं, आई आर एम एस, और इसको क्या कह देते हैं, कोस 5। समझ आ गया। देखिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ मल्टीप्लाई बाई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाई कोस ऑफ फेज डिफरेंस। फाई क्या है यहां पर, फेज डिफरेंस, क्या है ये हमारे पास, फेज डिफरेंस। समझ आ गया, फाई तो हमें मालूम है। अगर मान लीजिए स्पेशल केस की बात करें, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए, देखिए भाई, 5 फेज डिफरेंस है। अगर आपने कहा इफ सर्किट इज प्योर रेसिस्टिव, देन पी एवरेज इज इक्वल टू, अगर प्योर रेसिस्टिव है तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाइए ना। प्योर रेसिस्टिव में जब आपने केवल और केवल रेजिस्टेंस जोड़ा है, रेजिस्टेंस जोड़ा है, तो आप क्या कहोगे, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, 0, क्योंकि कोई फेज ही नहीं होता। और अगर आप कोस फाई की वैल्यू, कोस 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और कोस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो पी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो गया, ई आर एम एस आई आर एम एस। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी एवरेज। अगर आप कहोगे इफ सर्किट कंटेन्स एन इंडक्टर, अगर इंडक्टर को कंटेन करता है, तो बेटा फाई का इंडक्टर में क्या था, पाई बाई 2। बताओ फेज डिफरेंस था कि नहीं। अगर इंडक्टर में फाई की वैल्यू पाई बाई 2 है, कोस पाई बाई 2 क्या होता है, कोस पाई बाई 2 तो 1 होता है। कोस पाई बाई 2 क्या होता है भाई, कोस पाई बाई 2 0 होता है। समझ आ गया। कोस पाई बाई 2 0 पुट करेंगे तो पी एवरेज क्या आ जाएगी, 0। अगर कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया आपने, ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। अगर आपने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर के अंदर आपने फाई को क्या लिया हुआ था, पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 पुट करोगे तो कैपेसिटर में भी एवरेज पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इनका स्पेशल केस भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए आप ये कहते हो कि हम एवरेज पावर एलसीआर सर्किट के लिए देखते हैं। आप कहोगे इन एलसीआर सर्किट, अगर आप एलसीआर सर्किट में देखते हो तो फाई इज इक्वल टू क्या आता है, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। बोलो आता है कि नहीं। जो आपने इंपीडेंस ट्रायंगल बनाई थी, शायद आपको याद होगा, ये एंगल क्या था, फाई। ये क्या था आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या था, XL माइनस XC। ये क्या था आपके पास, R। और ये क्या था आपके पास, Z।
बोलो था कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखो और इस इम्पीडेंस ट्रायंगल को यहां पर देखते हो तो ये परपेंडिकुलर था और ये क्या था बेटा, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। इम्पीडेंस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो फाई एंगल यहां बना हुआ था और फाई एंगल आपके पास है, आपने पी एवरेज जो निकालना है वो क्या होगा, ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कोस फाई। बेटा इस ट्रायंगल में कोस फाई क्या होगा, कोस फाई क्या हो जाएगा, आर बाई जेड, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, क्या लिख दिया, आर अपॉन जेड। ये आ गया आपके पास एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट। तो हर एक के अंदर आप यही फॉर्मूला फाइंड आउट लगाकर आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आ गया होगा भाई? तो ये हमने आपको किसके बारे में बताया, पावर इन एन एसी सर्किट। सभी के अंदर आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। पावर इन एन एसी सर्किट क्या आएगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाई कोस फाई, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस फाई। ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, एवरेज पावर आएगा। अब आपको फाई की वैल्यू मालूम है हर एक के अंदर, फेज डिफरेंस हमने सारे सिखा रखे हैं आपसे। फेज डिफरेंस की वैल्यू आप यहां पर पुट करिए और एवरेज पावर निकाल दीजिए। तो इसका भी आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा जल्दी से बताऊंगा। एवरेज पावर इन एसी सर्किट या ऑफ एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ओनली। अगर आपसे ये कहा जाए कि जो एवरेज पावर है वो रेजिस्टेंस की आपने फाइंड आउट करनी है, तो देखिए आपने क्या कहा भाई, एक रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया, ये आपके पास कोई भी एसी साइकिल के साथ कनेक्ट कर दिया। एसी साइकिल का ईएमएफ क्या बताया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक मिनट भाई, ई नॉट, ठीक है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, रेजिस्टेंस आर, इसमें कितना करंट पास हो रहा है, आई, और आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस जीरो होता है। फाई अभी अभी हमने जीरो पुट किया था, दोनों का फेज सेम होता है। ये दोनों वैल्यू आपको मालूम है। यहां हम एवरेज पावर निकालेंगे। एवरेज पावर निकालने के लिए टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन यहां पर हम क्या कहेंगे, वी नो P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, dW अपॉन dt। भाई रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये तो आपके पास पावर होती है, क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या होता है आपके पास, पावर। देन dW इज इक्वल टू क्या कह सकते हो आप, पावर मल्टीप्लाई बाई dt। बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू E इंटू आई। बोलो पढ़ा है कि नहीं? अब आप सोच रहे हो कि सर आप ये फॉर्मूला क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पर I वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर फेज चेंज नहीं हो रहा है बट वैल्यू तो कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, क्योंकि एसी साइकिल तो ऐसे ही जाएगा ना। तो हम उसके लिए वैल्यू निकालेंगे, dW इज इक्वल टू ई आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। dW का इंटीग्रेशन तो W हो जाएगा, E इंटू आई। E की वैल्यू क्या है बेटा, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन 0 से t। टाइम पीरियड आपने t लिया हुआ है तो पूरे साइकिल के लिए 0 से t लिख दिया हमने। अब हम क्या कहेंगे भाई, वर्क डन फाइंड आउट करना है, ई नॉट आई नॉट 0 से t। क्या साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल है? नहीं, आपसे पहले भी बताया था कि स्क्वायर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर फंक्शन या इसकी और भी मैक्सिमम पावर के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। क्लियर है? 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया भाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहां लिख देते हैं भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन। क्लियर? अब देखिए ये फॉर्मूला हमने यहां पुट किया, W इज इक्वल टू, देखिए बेटा 2 बार ले लें, E नॉट आई नॉट बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में t माइनस टाइम के रेस्पेक्ट में कोस 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कोस का क्या होता है साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 से t। क्लियर है? अब देखिए बेटा हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कोस का साइन होता है और साइन का जो कोफिशिएंट होता है एंगल कोफिशिएंट 2 ओमेगा उससे डिवाइड किया जाता है, अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट। W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, अपर लिमिट पॉइंट पुट किया, t की जगह पर t आ गया, माइनस ये क्या हो गया साइन 2 पाई की वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 2 ओमेगा, अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर यहां भी टी 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, यहां टी 0 पुट करेंगे साइन 0 हो जाएगा, 0 लिख दिया आपने। यहां देखिए टी से टी कैंसिल, साइन 4 पाई 0 होता है, बता देते हैं यहां पर साइन 4 पाई इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू भी 0 हो गई। W इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया E नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2, मैंने इस टर्म में लिखा मल्टीप्लाई बाई टी आ गया। अब हमने एवरेज पावर निकाल ली है, एवरेज पावर के लिए P एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम A नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, क्या आया हमारे पास E नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2, क्या लिखते हैं इसको P एवरेज इज इक्वल टू E आर एम एस आई आर एम एस। समझ आया कि नहीं आया? एक बात मैं आपको बताता हूं, P एवरेज इज इक्वल टू E आर एम एस आई आर एम एस हमने अभी निकाल के दिखाया था, क्योंकि आप सोच रहे हो सर कोस फाई भी आया था। बेटा प्योर रजिस्टर के लिए सबसे पहला जो स्पेशल केस कराया था जिसमें मैंने रेजिस्टेंस बोला था, फाई की वैल्यू 0 बताई थी और कोस 0 1 होता है, यही वैल्यू आई थी। अगर आप अकेला रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो कोई भी कनेक्ट करते हो तो एवरेज पावर निकालने का यही मेथड है। एवरेज पावर इसी तरह से निकालेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे अपॉन टोटल टाइम। जैसे कि आपने एवरेज करंट निकाला था, तो करंट में क्या कहा था, करंट का फॉर्मूला होता है dq बाई dt, मीन्स आपने टोटल चार्ज निकाला फिर अपॉन टोटल टाइम किया। मेरी बात समझ गए? तो यहाँ एवरेज पावर निकालेंगे तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, और टोटल वर्क डन ये वेरिएबल है तो यही फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू dw बाई dt और फॉर्मूला लगाकर इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे। तो आप इसको नोट करिए, एक स्नैप लेना चाहते हो तो स्नैप ले लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है भाई एनर्जी एंड एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एन इंडक्टर और कैपेसिटर, ये दोनों कराएंगे। सब पहले हम इंडक्टर करा देते हैं। और एक बात ध्यान रखना, इन एन प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हैं, अकेला इंडक्टर जोड़ा हुआ है, प्योर इंडक्टर है। देखिए ठीक है भाई। जब भी एक बात ध्यान से समझिए, एनर्जी की बात आती है तो एनर्जी के लिए क्या किया जाता है, मेरे हिसाब से वर्क डन फाइंड आउट किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? वर्क डन फाइंड आउट किया जाता है। तो ये बात तो हमेशा याद रखिए, एनर्जी एसोसिएटेड इन एंड प्योर इंडक्टर। आप एक बात बताइए, देखिए बेटा हम क्या कहते हैं भाई, आपने कोई भी एक इंडक्टर लिया, एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, E इज इक्वल टू ई नॉट
साइन ओमेगा टी। यहां से करंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अब क्या कहोगे कि जब करंट इंक्रीज होगा तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, और ये क्या हो जाएगा, E माइनस ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो यही हम लिखेंगे, जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है ये इसके पास एनर्जी की टर्म में एसोसिएट हुआ है, ये एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है। मेरी बात समझ आ गई कि जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है ये किसकी टर्म में इंड्यूस्ड हुआ है, एक एनर्जी की टर्म में इंड्यूस्ड हुआ है। समझ आ गया? मतलब हम पावर की बात करेंगे, हम क्या कहेंगे भाई, वी नो P इज इक्वल टू माइनस ई इंटू क्या लिखा जाएगा, आई, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस ई इंटू आई। P इज इक्वल टू, अगर हम बात करें E की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस ई की वैल्यू एल डी आई अपॉन डी टी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ? तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इंटू क्या आ गया हमारे पास, आई। यहां तक समझ आ गया? यहां तक सभी को समझ आ गया भाई? तो ये हमने क्या बताया आपको, एवरेज, ये जो हमने बताया ये फॉर्मूले के बारे में बताया। हमने क्या निकालना है, हम यहाँ एवरेज एनर्जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एनर्जी की बात कर रहे हैं। जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। क्या फाइंड आउट करना है भैया, वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, अगर हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, डी डब्ल्यू वी नो P इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। हम क्या कहेंगे भाई, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को कंपेयर कर दें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल आई डी आई अपॉन डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, एल आई डी आई। फॉर फाइंड आउट कंप्लीट वर्क डन, फॉर फाइंड कंप्लीट वर्क डन फॉर साइकिल, एक साइकिल के लिए कंप्लीट वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेशन दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एल आई डी आई। क्लियर है? डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, डब्ल्यू एल हमने बाहर ले लिया, आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई टू। किस क्या कहेंगे आगे, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन स्टोर हुआ है ये किसकी टर्म में हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर हुआ है। देन W इज इक्वल टू U विच इज इक्वल टू एल आई स्क्वेयर बाई टू। W इज इक्वल टू U विच इज इक्वल टू एल आई स्क्वेयर बाई टू। दैट इज एनर्जी स्टोर्ड, that is energy associated by pure inductor या energy associated in pure inductor। समझ आ गया होगा? ये हमारे पास क्या आ गई भाई, एनर्जी आ गई। अगर हम एवरेज पावर की बात करें, किसकी बात करें भाई, एवरेज पावर की, तो ये तो हमने आपको एनर्जी बताई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एवरेज पावर की बात करते हैं। एवरेज पावर के लिए हमारे पास वही एक मेथड है जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। क्या कहा था भाई, हम जो ये करंट की बात कर रहे हैं, इंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ऑफ। हमें पता है इंडक्टर की पोटेंशियल करंट से आगे होती है, मतलब करंट पीछे होता है और कितना एंगल पीछे होता है, पाई बाई टू, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। हमने क्या कहा कि हम यहां पावर फाइंड आउट करने वाले हैं, तो मैंने क्या कहा था, P इज इक्वल टू ई इंटू आई होता है। फॉर्मूला लिखेंगे बस और कुछ नहीं, ठीक है। हम क्या कहेंगे भाई, P एवरेज निकालना है, E की वैल्यू क्या है भाई, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट क्या है आपके पास, करंट की वैल्यू आपके पास है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू।
क्लियर है? अब ये तो अगर हम देखें तो करंट तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो P एवरेज इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई, W टोटल अपॉन टाइम टोटल। बोलो कहेंगे कि W टोटल अपॉन टाइम टोटल। समझ आ गया कि नहीं? अब वर्क डन, टोटल वर्क डन और टोटल टाइम, ये दोनों ही एवरेज, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एवरेज पावर बताएगा। और देखिए बेटा यहां हम क्या कह रहे हैं बेटा, ये P की वैल्यू आ गई, देन W इज इक्वल टू dW इज इक्वल टू P इंटू dt लिख दें, इंटीग्रेशन कर दें, W टोटल निकाल देते हैं 0 से T, P की वैल्यू पुट करेंगे बेटा E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी, क्लियर, इनटू dt। देखिए P की वैल्यू हमने ये रखी, क्योंकि ये जो वैल्यू है मैं बता देता हूं बेटा, कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी होता है। हमने इसी को ही कन्वर्ट करके लिखा था, आप फेज डिफरेंस वाला देख सकते हैं टॉपिक, क्लियर। अब देखिए माइनस हमने बाहर ले लिया, W टोटल इज इक्वल टू माइनस E नॉट I नॉट दोनों बाहर ले लिए, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। मैंने क्या किया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी 0 से टी dt, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। बेटा ये एक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, मैं यहां लिख रहा हूं 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। बेटा दोनों एंगल सेम है, तो 2 साइन ए कोस ए क्या होगा भाई, ये साइन 2 क्या हो जाएगा, ये साइन 2 ओमेगा टी, एंगल का डबल हो जाएगा। यहां देखिए ये फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, पढ़ चुके हो आप 11th क्लास में भी काफी बार। W टोटल इज इक्वल टू माइनस E नॉट I नॉट बाई रूट 2, बेटा 2 साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन dt 0 से t। अब हमने क्या किया बेटा, इंटीग्रेशन करना है, W टोटल माइनस E नॉट I नॉट बाय रूट 2, सॉरी बेटा साइन 2 ओमेगा टी लिखना था, साइन 2 ओमेगा टी लिखना है, और साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा 0 से टी। 2 ओमेगा भी बाहर ले सकते हो, माइनस माइनस प्लस, W टोटल ये मैटर नहीं करता, E नॉट I नॉट बाई रूट, ये E नॉट I नॉट बाई 2, रूट क्यों लगा दिया भाई, 2 ही था ना, E नॉट I नॉट बाई 2 और 2 ओमेगा और बाहर आ गया तो क्या हो गया 4 ओमेगा कोस। बेटा यहां देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ओमेगा की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई टी माइनस कोस 0, कोस 4 पाई 1 कोस 0 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, मीन्स W टोटल जो आपने निकाला साइकिल के लिए क्या आ गया, वो 0 आ गया। W टोटल 0 आ गया। पावर एवरेज पावर की बात करेंगे तो P एवरेज भी क्या आ गया 0 आ गया। एवरेज पावर इन एन इंडक्टर कोस पाई बाई 2 फेज डिफरेंस होता है, कोस फाई की जगह पाई बाई 2 रखा था 0 आया था, देखिए ध्यान से आ गया यहीं पर। यही मेथड है, और कैपेसिटर के अंदर पावर निकालेंगे सेम मेथड होगा। वहां क्या है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और यहाँ प्लस कोस ओमेगा टी आएगा, ये बस माइनस का साइन का डिफरेंस है, अब ये वापस 0 आएगा। तो कैपेसिटर के लिए पावर मैं नहीं कराऊंगा, कैपेसिटर के लिए पावर आप करोगे। किसका डिफरेंस है, केवल इस माइनस साइन का, यहाँ प्लस करना है, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटर में I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता है। हमें पता है कि करंट इंडक्टर में लीड देता है पोटेंशियल EMF, समझ आ गया। तो ये बात जरूर याद रखिए, कैपेसिटर के अंदर भी हम एवरेज पावर कराने वाले हैं, और सेम यही मेथड लगाना है और आपने करना है। मैं एनर्जी एंड कैपेसिटर करा देता हूं, स्नैप ले लीजिए इसका एक।
वैसे तो एनर्जी आपने फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ी थी बेटा, 1/2 CV स्क्वायर, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एनर्जी और पावर के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। एनर्जी एंड पावर एसोसिएटेड इन एन आइडियल कैपेसिटर। किसी भी आइडियल कैपेसिटर के अंदर आपने पावर निकालनी है। आपने कहा ये कैपेसिटर है भाई, एसी सप्लाई के साथ आपने कनेक्ट किया, E = E0 sin ωt। हम क्या कहेंगे कि ये कैपेसिटर के, इस कैपेसिटर के जो बीच में पोटेंशियल है वो क्या आ जाएगी, V, और ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ये प्लेट +Q चार्ज हो जाएगी और ये प्लेट -Q चार्ज हो जाएगी। समझ आ गया? एक प्लेट +Q चार्ज, दूसरी प्लेट -Q चार्ज। मेरी बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए कि अगर हम बात करें Q = C, हमने पढ़ा हुआ है Q टोटल चार्ज ऑन एन कैपेसिटर = कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? या हमारे पास EMF है। किसकी बात कर रहे हैं भाई? EMF की बात कर रहे हैं। बट अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे भाई? V = क्या आ गया हमारे पास? Q/C। हम क्या कहेंगे भाई? dW with a small amount of work done, dW with small amount of work done when Q charge given to capacitor of potential difference D, या dQ with a small amount of charge given to capacitor of potential difference V। समझ आ गया? आप यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dQ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दे सकते हो भी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ से +dQ चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो एक पर नेगेटिव आ गया, आपने पहले भी पढ़ा था। यहाँ Q + dQ, यहाँ क्या हो जाएगा? -dQ। समझ आया कि नहीं? V पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कितना चार्ज ट्रांसफर करना है आपने? dQ चार्ज ट्रांसफर करना है। अब देखिए dW = वर्क डन का जो फॉर्मूला है क्या था भाई? V × dQ। V की वैल्यू क्या है हमारे पास? Q/C। dW = क्या हो गया भाई? Q/C × क्या हो गया? dQ। मेरी बात समझ गई कि नहीं? इंटीग्रेशन क्या करना है? दोनों तरफ करना है। वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करोगे, W = Q/C × क्या हो गया? dQ हो गया। कहां से कहां इंटीग्रेशन करना है भाई? इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, मैक्सिमम कितना देना चाहते हो? Q0। W = 1/C बाहर आ गया, Q का इंटीग्रेशन Q के रेस्पेक्ट में Q² 2, 0 से Q0, अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट, Q0² 2 आ गया, -0 पुट कर दो। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, दिस वर्क डन इज stored as potential energy या energy associated by an ideal capacitor, that is W = क्या लिख देंगे? U = 1/2C × Q0। Q0 की वैल्यू आपको मालूम है, C × V0 हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए, वही आपके पास एनर्जी आ गई। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा हुआ था। तो ये हमने पावर एंड एनर्जी एसोसिएटेड बाय एन रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कराया है। समझ आ गया? इसी तरह इसकी पावर निकालेंगे तो पावर का वही, जैसे कि हमने इंडक्टर में कराया था, सेम प्रोसीजर है। रजिस्टर में कराया था वही प्रोसीजर है। करंट की वैल्यू रखिए, इंटीग्रेशन करिए, इसके अलावा कोई भी नया प्रोसीजर नहीं है। समझ आ गया भाई? इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में अगला टॉपिक भेजेंगे। थैंक यू।